Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and we are discussing cash flow statement. In previous lecture, we have discussed the introduction, the meaning and what are the different activities which are important while calculating the cash flow from these three different activities. In today's lecture, we will discuss the entire format of कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब आपके सिलेबस में देयर आर टू मेथड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. तो आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेथड दिया है, इनडायरेक्ट मेथड दिया है, तो हम इनडायरेक्ट मेथड को ही प्रॉपर तरीके से समझेंगे. जस्ट बिकॉज ये फॉर्मेट कोई छोटा फॉर्मेट नहीं है, काफी लंबा फॉर्मेट है. इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, उनके सब पार्ट्स हैं, सब आइटम्स हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं. सो इफ यू आर न्यू टू अकाउंटेंसी, आपका अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड नहीं है, देन यू माइट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. तो बिना समझे अगर चीजों को याद करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली भूल जाओगे. तो फॉर्मेट को हम स्टेप बाय स्टेप ही डिस्कस करेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आए कि कौन कौन से आइटम्स हमें कहाँ कहाँ इंक्लूड करने हैं, कौन से एडजस्टमेंट्स हैं, क्यों करने हैं, और जो आइटम्स हैं उनके क्या मतलब होते हैं. क्लियर? तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस फ्रॉम डाउनवर्ड्स. ठीक है ना? देखो, आंसर हमें मिलना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का. हमें फाइनली में निकालना है कि हमें ये तीन जो एक्टिविटीज हमने डिस्कस की थी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, इन एक्टिविटीज से कितना कैश जनरेट हुआ या कितना यूज हुआ. फाइन, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ गया. अब वो आंसर कैसे निकलेगा? एक्टिविटी ए को प्लस करना है, बी को प्लस करना है और सी को प्लस करना है. अब ये कौन कौन सी एक्टिविटीज है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. ठीक है ना? सो हियर वी कैन राइट कैश फ्लो और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो भी हो सकता है, मींस कैश इनफ्लो हो सकता है. यूज्ड इन मींस कैश आउटफ्लो भी हो सकता है. ऐसे ही हम इन्वेस्टिंग के लिए निकालेंगे, ऐसे ही फाइनेंसिंग के लिए निकालेंगे. क्लियर? तो ये तीन आपको पता चल गया कि मेन एक्टिविटीज ए प्लस बी प्लस सी है. नाउ हर एक एक्टिविटी के आइटम्स हैं, उसके सब आइटम्स हैं और उनमें एडजस्टमेंट्स हैं. क्लियर? तो हम इसको वन बाय वन समझेंगे. अगर हम सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें तो हमें तीन चीजें पता होना चाहिए, तब फाइनली हमारे पास नेट कैश फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकलेगा. क्लियर? यानी कि ये ए वाला पार्ट निकलेगा हमारा. क्लियर? दिस इज द ए पार्ट. जो हम इसकी बात कर रहे हैं वो हमें यहाँ से मिलेगा, और इसके लिए हमें ये तीन चीजें पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले क्या है, डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. सबसे पहले है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. उससे निकल के आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और इससे निकल के आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. क्लियर? अब देखो, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें इसमें इंक्लूड करनी है. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता होना चाहिए एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. अब अगर ये क्वेश्चन में आपको दिया है इसकी वैल्यू, वो वेल एंड गुड. नहीं दी है तो इसके फर्दर एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करूंगी. क्लियर? तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि मानो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की आपको वैल्यू दी है, तो सबसे पहले हमें वो लिखना है. अब उसमें हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं, उसके लिए हमें देखने हैं कि नॉन कैश आइटम्स कौन से हैं और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन से हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं जो नेट प्रॉफिट में ऐड होंगे. अब देखो, नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होता है, कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें लेस होंगी. क्लियर? तो इसको हम यहाँ समझते हैं. सपोज दिस इज नेट प्रॉफिट before tax and extraordinary items. Now for extraordinary items I am using this EI abbreviation from now onwards. ठीक है? तो समझ जाना. अच्छा, अब देखो, अब क्या करना है हमें. इसमें हमें ऐड करनी है कुछ चीजें. कौन सी? जितने भी नॉन कैश आइटम्स हैं. नॉन कैश मींस ये आइटम जरूरी तो हैं पर इनसे ना ही कंपनी में कैश आउटफ्लो हो रहा है ना कैश इनफ्लो हो रहा है करंट ईयर में. अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट करंट ईयर का हम प्रिपेयर करते हैं. क्लियर? तो उस करंट ईयर में कितने ऐसे आइटम्स हैं जो नॉन कैश आइटम्स हैं, मींस जिनसे ना कैश आउटफ्लो हो रहा है ना कैश इनफ्लो हो रहा है, मींस कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा. एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ये जरूरी है क्योंकि हम
वैसे तो हम निकाल रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश जनरेट हुआ, लेकिन इसको निकालने के लिए जो एडजस्टमेंट्स में हमें आइटम्स इंक्लूड करने हैं वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होंगे, मतलब कि वो इन्वेस्टिंग आइटम्स होंगे और फाइनेंसिंग आइटम्स होंगे। क्लियर? तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग आइटम्स को ही एडजस्ट करना है, ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट नहीं करना। क्लियर? तो अब देखो अब क्या क्या ऐड हो सकता है। पहला तो है डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है इसलिए ऐड हो जाएगा। क्लियर? फिर होगा, सपोज आपके ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल दिया है क्वेश्चन में, पेटेंट्स दिए हैं, ठीक है, ट्रेडमार्क्स दिए हैं, एमोर्टाइज्ड। एमोर्टाइज का मीनिंग क्या? मीनिंग वही होता है जो रिटन ऑफ का मीनिंग होता है। जस्ट बिकॉज की इंटेंजिबल एसेट्स की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हम एमोर्टाइज वर्ड यूज करते हैं, बाकी सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए रिटन ऑफ करते हैं। तो क्वेश्चन में या तो गुडविल रिटन ऑफ भी दे सकते हैं, वो भी ठीक है, या गुडविल एमोर्टाइज दे दिया, वो भी वन एंड द सेम थिंग। ठीक। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए होंगे या स्पेसिफिकली डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स दिया है, राइट ऑफ करना है उसे, तो वो भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। फिर है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब अगर डाउटफुल डेट्स का कोई प्रोविजन क्रिएट करा है कंपनी ने और वो इंक्रीज हो रहा है, अब ये इंक्रीज डिक्रीज कैसे देखते हैं? क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर की चीजें दी हैं, करंट ईयर की चीजें दी हैं, तो फ्लक्चुएशंस को हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे उनका डिफरेंस। तो अगर प्रोविजन दिया है और वो इंक्रीज हो रहा है तो वो ऐड होगा नेट प्रॉफिट में। देन अगर इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दिया है तो वो ऐड होगा। देन इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट बोल लो, बैंक ओवरड्राफ्ट बोल लो, एक ही बात है। तो अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है कंपनी बैंक ओवरड्राफ्ट में तो वो आएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट में। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ली हैं उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो भी ये हमारी ऐड होंगी। सो 1 2 3 4 5 6। और अगर लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब ये एसेट सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं या लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। ठीक है। तो अगर इसको सेल ऑफ कर रहे हैं और लॉस हो रहा है तो वो एड बैक करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आपने गौर किया होगा तो यहाँ पे सारे जितने आइटम्स हैं या तो कुछ तो एक्सपेंसेस हैं कुछ लॉसेस हैं, और सारे ही या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के आइटम है या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के आइटम है, ऑपरेटिंग आइटम एक भी नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें कंसिडर करना है। और अब लेस क्या करेंगे हम, ये सारे आइटम्स तो हो गए ऐड वाले, लेस करेंगे यहाँ पे देखना है। अब ये दो चीजें देखो, ये तो है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है। दूसरा कंसीडर करेंगे, यहाँ था हमने कंसीडर किया था इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहाँ करेंगे डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है। ठीक। और क्या करेंगे? अब देखो किसी तरीके का इंटरेस्ट रिसीव कर रही है कंपनी, इंटरेस्ट रिसीव कर रही है किसी आइटम पे, अगर वो इन्वेस्टमेंट के नेचर का हो, ठीक, तो वो आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। और अगर डिविडेंड रिसीव कर रही है तो भी वो लेस होगा, और रेंट रिसीव कर रही है तो भी वो लेस होगा। रेंट मतलब कोई प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी पे रेंट रिसीव कर रही है तो वो लेस होगा। क्लियर? तो देखो ये सारी चीजें तो थोड़ी सी आपको ध्यान करनी पड़ेगी, इसको याद कर सकते हो। ठीक। लेकिन ये जो चार चीजें हैं जो लेस में आएंगी ये अपने आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लॉ, इसका जस्ट ऑपोजिट है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहाँ गेन है,
और यहाँ है इंक्रीज इन प्रोविजन, यहाँ है डिक्रीज इन प्रोविजन। ये तीन चीजें आपको याद करनी है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव एंड रेंट रिसीव। अब अगर आपने ध्यान से प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा तो हमने जो डिफरेंट एक्टिविटीज के आइटम्स थे वो डिस्कस किए थे, तो ऑब्वियसली ये तीन चीजें हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डिस्कस की थी। क्लियर? तो पहले ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के पहले ही ये सारे आइटम्स अगर याद कर सकते हो, क्लियर है माइंड में, देन ओनली मूव फॉरवर्ड टू दी सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस। अदरवाइज क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे और ये इवेंचुअली ये जो चैप्टर है ये भी कठिन हो जाएगा। क्लियर? तो पहले ये सारी चीजों को देखो, समझो कि कहाँ ऐड होनी है, कहाँ लेस होनी है, किस एक्टिविटी के अंदर आनी है, क्यों आनी है। ठीक है ना? इंस्टेड ऑफ जस्ट सिंपली लर्निंग द एंटायर थिंग अप, इसको ऐसे कंसेप्ट वाइज भी याद कर सकते हो तो जल्दी याद होगा। क्लियर? अब देखो नेट प्रॉफिट में हमने ये कुछ चीजें ऐड कर दी, कुछ चीजें हमने लेस कर दी। यहां से निकल के आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। समझ में आया अब ये कैसे आया? तो दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहां से निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एंड जितने भी लेस के आइटम्स हैं उनको हम ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। क्लियर? फॉर्मेट में आपको ब्रैकेट्स दिए होंगे, दैट मीन्स वो आइटम्स लेस होने हैं, डिडक्ट होने हैं, तो वो उनको हम ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। तो यहाँ से निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो देखो पहला पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो पहला पार्ट था वो हमें क्लियर हो गया। So after the very first part has been discussed, अब ये क्लियर हो गया है आपको। अब यहाँ इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट करने हैं जिससे हमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा निकल आए। तो अब कैसे करेंगे? अब देखो दूसरा क्लू क्या है, कैसे याद कर सकते हो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब जहाँ वर्किंग कैपिटल का नाम आ गया तो ऑब्वियसली वहां पे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की ही हम बात करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई भी एडजस्टमेंट किसी भी आइटम का नहीं होगा। तो मतलब करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज ही एडजस्ट होंगी, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब देखो इसमें भी दो एडजस्टमेंट है, इसको कैसे याद करना है ये मैं बताती हूँ। ऐड करना है पहले तो क्या, बस एक वर्ड याद कर लो, एक एडजस्टमेंट DCA, यानी कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स। एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, क्योंकि आपने अगर एक ये एडजस्टमेंट या ये एक वर्ड याद कर लिया तो बाकी के सारे जो एडजस्टमेंट्स हैं वो अपने आप क्लियर हैं। ठीक है? तो ऐड हमें करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, एंड क्योंकि ये डिक्रीज है तो करंट लाइबिलिटीज यहाँ इंक्रीज हो जाएंगी, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है ना? ये ऐड करने हैं, जो भी फ्लक्चुएशन होगा दोनों में ऐड करके यहाँ लिख देना या यहाँ टोटल में ऐड कर देना। ठीक? और अब लेस क्या करना है? क्योंकि आपने बस एक ये याद कर लिया डिक्रीज इन करंट एसेट, तो लेस इसका जस्ट ऑपोजिट होगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स, एंड क्योंकि ये भी आपको आया है तो इसका भी जस्ट ऑपोजिट होगा डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अब क्योंकि ये लेस है तो इसको हम ब्रैकेट से डिनोट कर देंगे। क्लियर? तो इसमें सिर्फ यही दो एडजस्टमेंट्स हैं, यहाँ थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी चीजें। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ये दो ही एडजस्टमेंट्स हैं। क्लियर? तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पहला एक वर्ड कह लो इसे, या जो भी एडजस्टमेंट कहना चाहो ये याद कर लो, बाकी ये भी अपने आप आएगा, ये और ये अपने आप आ जाएंगे। मीन्स ये तो ऐसा एडजस्टमेंट है जहां आप गलत हो ही नहीं सकते। क्लियर? अच्छा, तो अब यहां से अब हमने ये दो एडजस्टमेंट कर दिए, अब यहां से हमारा निकल के आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, तो देख रहे हो कैसे स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं चीजों को, आइटम्स को। तो कैसे फॉर्मेट स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस किया है। क्लियर? और ये आगे फ्लो हो रहा है। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस अब यहाँ से आ गया, ये वाला हमारा निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब अगर क्वेश्चन में ये सारी चीजें कर ली, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज कर ली, अब क्वेश्चन में इनकम टैक्स दिया है तो इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट अब यहाँ होगा, यानी कि ऑपरेशन से जितना भी कैश जनरेट हुआ फाइनली इनकम टैक्स भी तो हमने पे करा,
तो इनकम टैक्स पे करने के बाद कितना कैश बचा वो निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखो, अब इसका एडजस्टमेंट यहाँ कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेस इनकम टैक्स पेड, ठीक है। और अगर इनकम टैक्स रिफंड दिया हो तो हम नेट इनकम टैक्स पे करेंगे, यानी कि जो भी इनकम टैक्स रिफंड से कैश रिसीव हुआ है, फिर जितना हम पे कर रहे हैं उसका एडजस्टमेंट करने के बाद नेट इनकम टैक्स पेड या इनकम टैक्स पेड सिंपली क्वेश्चन में दिया है तो यही लेस करना है, ठीक है ना। रिफंड दिया है तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर। तो बस इसके बाद अब इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट है, तो हमने उसमें से लेस कर दिया, तो अब हमारा निकल के आ गया क्या, कैश फ्लो बिफोर। यहां से हमारा निकल के आ गया कैश, क्योंकि ये लेस है तो हम इसको माइनस में डिनोट करेंगे। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। ये हमारी वैल्यू यहाँ निकल के आ गई। तो देखो, ये वाला एडजस्टमेंट आसान है वर्किंग कैपिटल का, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से लेस कर दो इनकम टैक्स, ये भी आसान है। तो आपका कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकल के आ गया। समझ आया? चलो इसको एक चीज और समझते हैं। अब आ जाते हैं कैश फ्लो, सॉरी, अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में अब हमारे सामने आया ये वर्ड, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। अब देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आइटम्स होते हैं ना, वो इनकम भी हो सकते हैं और एक्सपेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देख लो, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी आ सकते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी आ सकते हैं। समझो इस चीज को, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मीन्स कि अब ये रूटीन बिजनेस के ट्रांजैक्शंस नहीं होते या रूटीन बिजनेस के आइटम्स नहीं होते, ठीक है। डेली वर्किंग के बिजनेस में ये आइटम्स या ट्रांजैक्शंस नहीं अकर होते, ये रेयरली अकर होते हैं, कभी कभी हो जाए तो हो जाए, वरना ये भी नहीं होते। तो इसलिए इनका नाम होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है ना। तो ये इनकम भी हो सकते हैं, एक्सपेंस भी हो सकते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या है, लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय फायर या बाय नेचुरल कैलेमिटी। और अगर आपने वो इन्वेंट्री को इंश्योर करवाया होगा तो इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, तो उस केस में क्या हो गया आपका, एक तो ये हो गया इनकम, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम उस इन्वेंट्री के अगेंस्ट मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो गई। और ये आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री वर्ड मेंशन है। दूसरा क्या हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जांपल, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अब एम्प्लॉय ने अगर वीआरएस ले लिया हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया हो, ठीक है, तो इस स्कीम के अंडर जो भी पेमेंट कंपनी को करनी है, तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो गया। वो हर कभी नहीं होता, रेयरली होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एग्जाम्पल, मैंने आपको दो बता दिए, लॉस ऑफ इन्वेंट्री और इंश्योरेंस क्लेम अगेंस्ट दैट लॉस ऑफ इन्वेंट्री एंड पेमेंट मेड अगेंस्ट दी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम टू दी एम्प्लॉयज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसी हो गई, मानो प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई, मशीनरी खराब हो गई ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है। और अगर ये इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया आपको, तो अगेन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। दिस इज एक्टिविटी, ठीक है, क्लियर। और दूसरा क्या हो गया, सपोज बिजनेस की कोई लैंड थी, वो आपने किसी और पार्टी को दे दी, तो उसके बदले में इन एक्सचेंज उनने आपको कंपनसेशन दे दिया फॉर द लैंड एक्वायर्ड। तो वो कंपनसेशन जो आपको रिसीव हुआ वो हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे समझोगे, लॉस ऑफ प्लांट बिल्डिंग एंड मशीनरी। मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो फिक्स्ड एसेट से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स आ गए, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग जो भी है, फर्नीचर वटेवर, ठीक है ना। तो अगर उसका लॉस होता है, उसका क्लेम मिलता है, तो वो एक्सपेंस हो गया। और दूसरा मैंने आपको एक और एग्जांपल बता दिया कि कंपनसेशन कंपनी को मिला इन एक्सचेंज ऑफ द लैंड एक्वायर्ड बाय द अनदर पार्टी, क्लियर।
तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का कंसेप्ट समझ में आया, बहुत आसान है, इतनी सी चीजें थोड़ी सी दिमाग में रखनी है और इसका एडजस्टमेंट दिमाग में रखना है। अब कैश फ्लो में दो बार इसका एडजस्टमेंट होता है, एक बार तो यहाँ होता है और एक बार पहले होता है जब हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर देखो ये लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो ऑब्वियसली यहाँ भी इसका एडजस्टमेंट होना है, वो मैं आपको भी बताऊंगी, और एक यहाँ होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। अब क्योंकि कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, अब हमें एडजस्टमेंट करना है, तो क्या करेंगे, इसमें भी दो चीजें, दो एडजस्टमेंट होगा, एक होगा ऐड, क्या ऐड होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, और लेस क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। क्योंकि ये लेस है तो इसको ब्रैकेट में हम डिनोट करेंगे। अब देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पीएल अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो लॉस ऑफ इन्वेंट्री होगा, ठीक है, वो आइटम वो अमाउंट यहाँ आ जाएगी, क्योंकि डेबिट है, एक्सपेंस या लॉस है तो डेबिट हो रहा है, तो जो भी डेबिट हो रहा होगा उसको लेस कर देंगे। जो भी आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेडिट हो रहा होगा, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम इसके अगेंस्ट मिल रही है हमें, ठीक, तो वो हमारी इनकम हो गई, वो पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखी जाएगी, तो इसको उस केस में हम इसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी दो एडजस्टमेंट हैं, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स दिए हैं तो ही करना है, अदरवाइज ये चीज स्किप हो जाएगी, सीधे आपका इनकम टैक्स पे करने के बाद आंसर निकल आएगा फ्रॉम ये नेट कैश यूज फ्रॉम या यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर तो ये दी है तो एक्स्ट्रा की एडजस्टमेंट करना है, और इसके बाद फाइनली हमारी ये चीज निकल के आ गई जो हम एक्चुअली में कैलकुलेट कर रहे थे। सो दिस इज नेट कैश अप फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट हुआ या यूज हो गया, अगर तो ये आंसर आपका आखिरी में पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश अंदर आया, कैश इनफ्लो हुआ, कैश जनरेट हुआ। अगर ये नेगेटिव में आता है दैट मीन्स कैश यूज हो गया कंपनी का, कुछ इनफ्लो तो हुआ नहीं, आउटफ्लो और हो गया, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही कुछ इस तरीके की थी हमारी, ठीक है ना। तो देखो कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस किया, और ये चीज आई होप सो आपको अब क्लियर हुई होगी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तीन चीजें हमें बाय हार्ट याद होनी चाहिए, तब हम ये नेट कैश फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दिया होता है, इसके बाद वाले एडजस्टमेंट्स को नहीं देते वो, अगर उन्हें शॉर्ट में देना है तो, ठीक है। तो बेसिकली शॉर्ट के लिए भी इतने एडजस्टमेंट्स तो आपको पता होने ही चाहिए। आई होप सो दिस इज क्लियर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर इसकी भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दी है तो, मतलब डायरेक्ट ये अमाउंट आपको नहीं दिया, तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो इसके लिए, क्योंकि अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें अब जब निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब इस केस में क्वेश्चन में आपको दिया होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशंस, नेट प्रॉफिट दिया है, मतलब अप्रोप्रिएशंस का एडजस्टमेंट हो गया है उस प्रॉफिट में। अप्रोप्रिएशंस मीन्स, अप्रोप्रिएशन का एडजस्टमेंट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू अ पार्टनर, रेम्यूनरेशन, कमीशन टू अ पार्टनर, ये सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट की वैल्यू दी है, ना कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई दिया है, क्लियर। अब इसके बाद इसमें क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं, इसमें ऐड करोगे, कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ लेस करनी है। क्या ऐड करोगे ये समझ लो। अगर क्वेश्चन में रिजर्व्स, रिजर्व्स या रिजर्व सरप्लस रिजर्व्स करके दिया हो अमाउंट, तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दिया होगा, तो जहां भी रिजर्व वर्ड देखो वहां ये समझो कि रिजर्व का कहीं यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है, ना ही फर्दर बाद में है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में भी नहीं है,
यही होगा। दैट मीन्स अब प्रॉफिट में हमें इसको एड बैक करना है। सो ट्रांसफर टू रिजर्व कर दिया। सेकेंड, interim dividend paid sorry during the year। अब कंपनी ने उस साल में डिविडेंड्स डिक्लेयर करे और वो पे ऑफ कर दिए तो वो नेट प्रॉफिट में एड बैक होगा। देन प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर previous year। Now proposed dividend are of two types। proposed dividend अगर दिया है for previous year यानी कि previous year के proposed dividends थे लेकिन इस साल में declare और pay off करे हैं, ठीक है। कंपनी के जो AGM है एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोज हुए और डिक्लेयर हो गए, पे ऑफ करे हमने। तो अगर प्रीवियस ईयर वर्ड दिया है प्रपोज्ड के सामने तो ही कैश फ्लो में आएगा क्योंकि इस साल पे ऑफ कर रहे हैं। अगर प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर है तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, वो कैश फ्लो में नहीं कंसिडर करेगी, नहीं आएगी, मतलब क्योंकि वो कैश के इनफ्लो आउटफ्लो को अफेक्ट नहीं करती। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाते हम उसे, एज अ फुटनोट हम उसे लिख देते हैं बैलेंस शीट के नीचे। सो क्लियर। तो ये दो चीजें पता होना चाहिए कि प्रपोज डिविडेंड है तो लिख लिया, ऐसा नहीं है फॉर प्रीवियस ईयर दिया है तो ही आएगा, करेंट ईयर का कंसिडर हम नहीं करेंगे। तो एक इंटरिम डिविडेंड हो गया, एक प्रपोज डिविडेंड हो गया। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक। अगर इनकम टैक्स का प्रोविजन दिया है करेंट ईयर में तो वो यहाँ पे एड बैक हो जाएगा, और इनकम टैक्स पेड दिया हो वो अलग बात है, उसका एडजस्टमेंट यहाँ होगा। इस बात का ध्यान रखना। अगर दो कंसेक्यूटिव ईयर्स दिए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस ईयर में प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, किस ईयर में पे हो रहा है। तो जो पे हो रहा है वो तो यहाँ एडजस्टमेंट आ गया, क्लियर। और जो प्रोविजन है, प्रोविजन वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है और इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो प्रोविजन है तो वो एड बैक हो जाएगा। और फाइनली एक चीज एड बैक होगी, अब क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी है, सो इट विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो यहाँ एडजस्टमेंट दोबारा फिर आ गया, एक हमने यहाँ करा था लेकिन अब इसका जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ डेबिट वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को हमने लेस किया है, यहाँ सॉरी दिस इज नॉट क्रेडिट, दिस इज डेबिट, दिस इज डेबिट, दिस इज नॉट क्रेडिट, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन दिस। तो अब देखो ये कैसे क्या है कि इसमें और जस्ट ऑपोजिट हो गया, डेबिट वाले आइटम्स को हमने यहाँ लेस किया था तो यहाँ डेबिट को हमने ऐड कर दिया। तो अगर आपको ये एडजस्टमेंट क्लियर है तो इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ होगा लेकिन कंसीडर होगा, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिट और क्रेडिट दोनों यहाँ आएंगे और यहाँ पे भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो एडजस्टमेंट हो रहा है उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। या अगर आपको ये एडजस्टमेंट पहले याद हो गई है तो इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ होगा, ऐसे याद कर लेना, क्लियर, ठीक है। तो ये तो हो गए ऐड वाले। और लेस हमें क्या करना है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की बात कर रहे हैं तो अब लेस हमें EI क्रेडिटेड टू PL अकाउंट, क्योंकि ये लेस है इसलिए ब्रैकेट में आ जाएगा। यहां से हमारा निकल गया, आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड EI। अब समझ में आया कैसे आया ये। नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशंस दिया, उसमें ट्रांसफर टू रिजर्व्स करना है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई इंटरिम डिविडेंड पेड है, प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, और EI जो आइटम्स डेबिट हुए हैं PL अकाउंट में लेस करना है, इसका जस्ट ऑपोजिट ये क्रेडिट आइटम्स। यहाँ से निकल के आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब देखो क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू आपको दी है तो स्ट्रेट अवे यू विल स्टार्ट विद दीज
एडजस्टमेंट्स। अगर नहीं दी है तो पहले ये तो करनी ही करनी है, उसके बाद ये करनी है, ये करनी है, यहाँ हमने ऊपर जो एक्सप्लेन किया, और फिर उसके बाद यहाँ यहाँ तक वी हैव टू डू, और फिर ये हमारी ए वाला पार्ट आ गया। तो 3 एक्टिविटीज स्टार्टिंग में हमने डिस्कस की थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक पहुंचने के लिए ये सारे एडजस्टमेंट्स आपको आने चाहिए, और मैंने कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज समझाऊं, हर एक आइटम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसका मतलब क्या होता है और एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं। अब इसे आप याद कर सकते हो, इफ यू आर वेरी शार्प बाय योर मेमोरी तो याद कर लो, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो कंसेप्ट वाइज याद करो कि इस आइटम का क्या मतलब है और इसमें हमें ये क्यों लेस करना है, क्यों ऐड करना है। यहाँ मैंने आपको वर्किंग कैपिटल की भी एडजस्टमेंट का थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया था या थोड़ी क्लू दे दी, जैसे कि मैं अक्सर करती हूँ, ठीक है। सो आई हैव ऑल्सो गिवन यू द टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एडजस्टमेंट को याद कर सकते हो। तो ये तो थी पार्ट ए, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एडजस्टमेंट्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द पार्ट बी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यही था बी पार्ट। ए पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, चलो बी पार्ट डिस्कस करते हैं। अब क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू कीप इन माइंड द परचेज एंड सेल, दैट इज एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इतना ही याद रखना है, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स नहीं हैं। तो ये एक सबसे बड़ी क्लू है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कि क्या क्या आइटम्स हमें याद रखने हैं। ऑब्वियसली जो परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स और नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो ये आसान है, जैसे कि फर्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल मीन्स कैश विच इज कमिंग इन बाय सेलिंग ऑफ, जैसे मान लो प्लांट है, आपका बिल्डिंग है, ठीक है, इक्विपमेंट है, वॉट एवर। देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सपोज गुडविल, या जो भी आपने इंटेंजिबल एसेट सेल ऑफ किया। देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है ना। देन डिविडेंड्स रिसीव, क्लियर। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्लियर। देन रेंट रिसीव्ड। इतनी ही चीजें हैं जो हमें कंसिडर करनी है जब हम कैश इनफ्लो हो रहा है थ्रू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मतलब कि जितना भी कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कौन कौन से आइटम्स हैं और किन से कैश आउटफ्लो और इनफ्लो हो रहा है, अगर आपने वही अच्छे से याद कर लिया तो वही सारी चीजें इसके अंडर हैं, एडजस्टमेंट में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर। तो हमें और कोई फर्दर एडजस्टमेंट्स नहीं करना रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल, रिलेटेड टू नेट प्रॉफिट, रिलेटेड टू इनकम टैक्स, ये सारी चीजें इसमें नहीं है। तो ये बहुत ही आसान है एज कम्पेयर टू दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्लियर। तो ये तो सारी चीजें हमने सेल ऑफ करी, कैश इनफ्लो हुआ, कुछ रिसीव करी, इनकम थी तो ऐड हो गई। देन लेस में अब क्या करना है, अगर हम परचेज कर रहे हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, परचेज ऑफ सपोज प्लांट, फर्नीचर, ठीक है, देन इक्विपमेंट्स, वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। जस्ट बिकॉज अब ये कैश आउटफ्लो है तो हम नेगेटिव से ऐसे ब्रैकेट से ऐसे डिनोट करेंगे। देन परचेज ऑफ सॉरी, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, जो भी क्वेश्चन में दिया है, गुडविल, पेटेंट्स, वट एवर इट इज गिवन। देन परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, क्लियर। सो दीज आर द 3 आइटम्स जो कि हमें लेस करना है और ये सारे आइटम्स को हमें ऐड करना है। तो फाइनली अब हमें क्या मिलेगा, नेट कैश फ्रॉम और used in investing activities, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट बी,
जो कि मुझे पता है आपको बहुत ही आसान और सिंपल सा लगा होगा, ठीक है। जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड आई वाज डूइंग दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट, आई वाज थिंकिंग कि ये जितना आसान फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उतना ऑपरेटिंग क्यों नहीं है। वाई? बिकॉज इन ऑपरेटिंग यू हैव टू रिमेम्बर सो मेनी एडजस्टमेंट्स, और वही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एग्जाम्स में भी उसी के एडजस्टमेंट्स दे आस्क मोस्ट ऑफ द टाइम। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आपको याद करना है। बाकी ये सारी चीजें आपने चैप्टर्स के स्टार्टिंग में ही अच्छे से याद कर ली, तो जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे इट विल बी लेस टाइम टेकिंग एंड दे विल बी मोर क्लियर एंड द चैप्टर विल बी मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। तो अब हम आखिरी की एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। Now, just remember, keep in mind the items which we have discussed जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में थे, जिससे कि कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो हो रही थी, बिकॉज वही आइटम्स अभी हम कंसीडर करेंगे जैसे हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए किया है। क्लियर? तो देखो सबसे पहले क्या आ जाता है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है, क्लियर। देन प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अगर क्वेश्चन में कुछ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी हैं तो उससे भी कैश इनफ्लो हो रहा है। देन प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म, अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्वेश्चन में कब हम कंसिडर करते हैं, जब बैलेंस जब बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट क्वेश्चन में दिया है। अगर तो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट क्वेश्चन में दिया है तभी हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग से भी हमारा कैश इनफ्लो होता है, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें पहली बात तो इंक्रीज होगा इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। अगर तो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कैश इज कमिंग इन, कैश इनफ्लो है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंडर आएगा और ये ऐड होगा। और एक क्या लेस होगा, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, तो इसको हम ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। क्लियर? तो ये तीन चीजें थी जिससे कैश इनफ्लो हो रहा है। अगर बैलेंस डिक्रीज हो रहा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट का तो वो लेस हो जाएगा। आप कैश आउटफ्लो वाली एक्टिविटीज को कंसीडर कर लेते हैं, तो इसी का कंटिन्यूएशन में आई एम मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है। फिर क्या होगा, जो लेस होंगे आइटम्स, तो इसको लेस लिख लेते हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब लेस कौन से आइटम्स होंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर्स को कंपनी रिडीम कर रही है तो लेस हो जाएगा। इक्विटी शेयर्स को बाय बैक कर रही है तो भी वो कैश आउटफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। देन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों को रिडीम कर सकती है, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड्स पे कर दिए। पेमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, इसका भी पेमेंट कर दिया। देन इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, इससे भी कैश आउटफ्लो हो गया, कैश इज गोइंग आउट। देन इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, माइनस हो गया। देन रीपेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म्स या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस
ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई जिससे कैश आउटफ्लो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। तो बेसिकली यहां से हमारा निकल के आ गया एक अमाउंट जो कि है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, नेट कैश फ्लो और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ गया, ये अमाउंट आ गया। तो यानी कि यहाँ पे हमारी बी वाली अमाउंट आ गई, यहाँ हमारी सी वाली अमाउंट आ गई, और ए हमारी थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाली अमाउंट। तो फाइनली जो फाइनल कॉलम में कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फाइनल कॉलम होगा उसमें तीन अमाउंट्स आएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से निकल के जो भी कैश जनरेट हुआ, यूज हुआ, दूसरी इन्वेस्टिंग से, एंड तीसरी फाइनेंसिंग से। ये क्लियर हो गई। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इतने ही आइटम्स हैं और इसमें कोई फर्दर एडजस्टमेंट नहीं है। सो बेसिकली investing and financing is very much like very easy as compared to the operating activities। तो आपने ये तीनों निकालिए, सपोज बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ये तीनों निकालिए। अब आखिरी में हमें क्या निकालना है, आखिरी में हमें कैसे क्या पता करना है, हमें पता करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर। यही कर रहे हैं हम, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं कि साल के आखिरी में हमें पता हो सके कि कितना कैश या कैश इक्विवेलेंट्स जनरेट या यूज हुए। क्लियर। तो अब क्या करेंगे हम, अब ये आ गया नेट डिक्रीज और इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, वो कैसे पता करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये अमाउंट आ गई। ये आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी क्या है। ठीक है, तीनों अमाउंट जो तीनों एक्टिविटी से जनरेट होकर आई वो हमने यहाँ प्लस कर दी। अब क्योंकि हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर पता करना है, तो बिगिनिंग जब साल का स्टार्टिंग था, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर का बैलेंस दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हम उसे ऐड बैक कर देंगे। ऐड कर दो, ऐड बैलेंस ऑफ cash and cash equivalents in the beginning of the year। जो भी होगा इसमें बिगनिंग ऑफ द ईयर का बैलेंस कैश का और कैश इक्विवेलेंट्स का ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास निकल के आएगा वो अमाउंट जो हम निकाल रहे हैं, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ये हमारा है आंसर। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कि तीनों एक्टिविटीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी हो, तब तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ आएगा। ठीक है ना, तो अब आपको पता चला कि इसका फॉर्मेट लेंदी है, और इफ यू आर न्यू टू अकाउंटेंसी आपको ये कठिन भी लग सकता है, बट मैंने कोशिश की है कि मैं इसको स्टेप वाइज आपको समझाऊं, एंड आई होप सो आपको अब क्लियर हो गया होगा। और जैसे जैसे हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो या तो एग्जाम में ये पूरा क्वेश्चन दे सकते हैं, और उनको शॉर्ट में देना है तो या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला पार्ट दे देंगे, एक सिर्फ ए वाली अमाउंट कैलकुलेट करो, या ये सिर्फ बी वाली अमाउंट कैलकुलेट करो, या सिर्फ फाइनेंसिंग की कैलकुलेट करो। ठीक है ना, तो आई होप सो दिस लेक्चर इज वेरी मच क्लियर। in this we have discussed detailed format of cash flow statement, and I have tried my best not to rush टू दी क्वेश्चंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि पहले हमें ये चीजें समझनी जरूरी है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई, ये आपने अच्छे से याद कर ली, समझ लिया, तो जो क्वेश्चंस हैं वो हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो इन दी अपकमिंग लेक्चर्स we will start with the questions and the numerical section of cash flow statement. See you in the next lecture. तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी इन द नेक्स्ट क्लास।